हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। कल रात से मेरे फ़ोन में एडिटिंग इतनी स्लो हो रही है, आप मानेंगे नहीं। एक एडिटिंग ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे लग गए वालियन वाली एडिटिंग के लिए, जो कि BL स्टोरी टेलर पे मैंने पोस्ट की थी। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरा सारा डेटा भी उड़ गया है और लिटरली मैं अब फ्रस्ट्रेट होके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। पर खैर छोड़िए उसे। हम जो है आज हमारी रन वन की स्टोरी जो है वो चलाएंगे, जिसके बारे में मैं गाइस आपको पहले बता चुकी हूँ। ये स्टोरी एक स्टूडेंट मोरन नाम का और उसका शिजुन है, उसका टीचर है चू वेनिंग के नाम पे है। मोरन को चू वेनिंग से प्यार हो जाता है, बस उसे रियलाइज़ नहीं हो पाता। और उनके बीच में ऐसा क्या क्या होता है कि वो गुस्से में आके अपने ही टीचर से शादी करता है। उसका टीचर उसका बॉटम होता है, वो टॉप पे होता है और वो उसे इतनी प्रताड़ना देता है कि ना ही उसे जीने देता ना ही उसे मरने देता। आखिर क्या बात हुई थी जो इतने लेवल की हेट्रेड उसके मन में उसके शिजुन के लिए आ चुकी थी। और इस बीच उसके शिजुन को, मतलब ये सारी चीज़ें घटनाएं हो चुकी थी। आज उसके शिजुन को उनका एक स्टूडेंट शू करके एक बंदा होता है जो उसे वहाँ से छुड़वाने के लिए आया होता है। वो मोरन से बात करके अपने मास्टर को वहाँ से छुड़वा कर ले जाना चाहता था, लेकिन उसे फिर भी उसके साथी जो उसके साथ आए हुए थे, जिनमें से एक ओल्ड मैन था, वो अभी भी उसे रोक रहा था। और जो ये मास्टर शू था, उसके गुस्से का मान लो कोई ठिकाना ही ना हो, क्योंकि वो आज अपने टीचर को, अपने शिजुन को यहाँ से ले जाना चाहता था। जो शू मेंग था वो अपने टीचर चू वेनिंग का बहुत ही आदरणीय स्टूडेंट हुआ करता था और उसके टीचर उसके लिए बहुत ही आदरणीय अध्यापक हुआ करते थे। चलिए, वो जो है बुढ़ा इंसान उसे रोक रहा होता है। तभी वो कहता है, शू मेंग उसे कहता है, 10 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड यंग मैन होता था जिसे सारे लोग प्रेज करना बहुत ही प्रेफर करते थे और वो हेवंस का फेवरेबल सन होता था। इस टाइम और इस सिचुएशन बदल चुकी थी और यहाँ पर जो उस बंदे का ग्रेस था वो ना जाने कहीं खो चुका था और लोग बाग आज की डेट में उसे टॉट कसते थे और बहुत ही ज़्यादा हंसते थे। वो इस लोगों के साथ उस पहाड़ पर चढ़ के जाना चाहता था और मिलना चाहता था मोरन से दोबारा से। शू मेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके एक्सप्रेशन, उसके लिप्स थरथरा रहे थे, काँप रहे थे, लेकिन वो फिर भी कहता है, हम कब तक इंतज़ार करें। वो इंतज़ार चू वेनिंग को छुड़ाने का कर रहा था। और यहाँ पर वो जो आर्मी के पीपल होते हैं वो कहता है, हमें कम से कम किसी मोमेंट का इंतज़ार करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक होगा। क्या पता वहाँ पे मोवे ने हमारे लिए कोई षड्यंत्र रचा हो। ये ओल्ड मॉन्क जो था ना, वो उसे अभी भी रोक रहा था और कह रहा था, प्लीज़ जल्दीबाजी मत कीजिए मास्टर शू, हम ऑलरेडी माउंटेन्स के पैरों की साइड है, मतलब नीचे की साइड है। हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। यहाँ पे मोवे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैप और उसके पैलेस के आसपास बहुत सारे लोगों को रखा होगा। वो नीचे नहीं आ सकता, लेकिन हम ऊपर जाने के रिपरकशन हम जानते हैं। हमें फ़िलहाल चीज़ों के लिए थोड़ा धैर्य रखना होना चाहिए। शू में कहता है, वो कहता है कि हम जो भी यहाँ एक्ट करेंगे मास्टर शू, हम उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। शू में कहता है, रिस्पॉन्सिबल? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबल कौन है मेरी शिजुन की लाइफ के लिए? मॉरन ने मेरे शिजुन को 10 सालों से अपने अरेस्ट में रखा हुआ है। फकिंग 10 होल ईयर्स वो 10 सालों से शिजुन को माउंटेन पे रखे हुए हैं और तुम चाहते हो मैं अभी भी वेट करूं? ये सुनने के बाद शू मेंग ने मेंशन किया अपने मास्टर को। कोई भी उसे सीधे मुंह नहीं देख पा रहा था, ना ही फेस कर पा रहा था, क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि वो लोग गिल्टी हैं। वो बोलने से डरते थे। 10 साल पहले मोरन ने खुद अपने आप को लॉर्ड ताशियान जो है घोषित कर दिया था और 72 सिटीज उसके अंदर थी, जिसमें से रूफिंग सेक्ट भी उसके अंडर था। वो सब चीज़ों को अपने मेजर 9 सेक्ट के अंदर रखना चाहता था। मोरन ने अपने आप को एम्परर बना दिया और लोगों को मारने लगा और ये सारी डिजास्टर कौन रोक सकता था? हाँ, और शिजुन जो कि अपनी डेथ तक उससे फाइट कर रहे थे, उसे डिफेंड कर रहे थे, वो आज भी अलाइव हैं और वो आज की डेट में नीचे नहीं आ सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते। जो ये शू मेंग होता है ये गुस्से में बोलता है, क्योंकि वो अपने मास्टर से बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता था। फाइनली कोई हंसता है और बोलता है, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए यंग मास्टर शू, आपको ग्रैंड मास्टर चू, आप जानते हैं हम सारे के सारे कितने ग्रेटफुल हैं उनकी तरफ, हम सारे उनके कहीं ना कहीं आभारी हैं। और जैसा आपने कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट 10 सालों से किया हुआ है, तो
वहाँ पे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से आपने 10 साल इंतज़ार किया, तो क्या आप इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं, थोड़ा और इंतज़ार नहीं कर सकते? तभी शुमेंग कहता है सही, हाँ सही कहा तुमने। उसकी आप पर्सन की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो कहता है क्या आप मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं? तो शुमेंग कहता है क्यों, मैं तुम्हें क्यों एक्यूज़ करूँ? शिजुन डिसगार्डेड कर दिए गए थे अपनी ही डेथ को लेकर, और वो इस तरह के पर्सन को बचाना चाहते थे। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है, उसका गला भर आता है और कहता है मुझे फील ऐसा होता है जैसे कि ये वर्थ इट नहीं था उनका इसे बचाना, यानी कि उसके जो टीचर थे उसका इस मोविये को बचाना, मोरन को बचाना। एट द एंड शुमे जो है वो अपना सिर हिलाता है और उसके शोल्डर भी कांपने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोके हुए था और वो कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ग्रैंड मास्टर चू को बचाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। क्या आप सबको याद है ग्रैंड मास्टर चू की काइंडनेस हम लोगों के प्रति, उनके दिल में कितनी दया थी? क्या आप भूल गए? क्या आप लोग भूल गए? तभी एक बंदा कहता है यंग मास्टर शू, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा और हम अनग्रेटफुल पीपल नहीं हैं, हम ये सब नहीं चाहते। तभी के तभी वो लोग कहते हैं लेकिन जब आप सोचते हैं क्या मोरन डिसिपल नहीं था ग्रैंड मास्टर चू का? हमारी तरह वो भी डिसिपल था, कोई कहता है सॉफ्टली। फिर वो बंदा कहता है अगर मैं कहूँ तो मास्टर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस डिसिपल का इविल वे बदलना चाहा, और जैसा कि वो कहते हैं वो उसके फादर का ही फॉल्ट था कि उसने उसे मोरन को कभी कुछ सिखाया नहीं। टीचर जो थे वो बहुत ही ढीले थे और स्टूडेंट जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ाया गया, जिसे अक्सर टीचर जो थे उसे डांट देते थे। ये कुछ अलग नहीं था और इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो किस बात का मोरन जो है कंप्लेन करता है? एकदम से कोई आदमी जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या क्रेजी थिंग थी तुम्हारे लिए? हाँ, तुमने नहीं देखा जो तुम कह रहे हो? तभी शुमेंग जो है वो कहता है यंग, उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और एक आदमी चिल्लाता है यंग मास्टर शू प्लीज एकदम से आप इतने ज्यादा एंशियस मत फील कीजिए। तो शुमेंग कहता है कैसे मैं एंशियस ना हूँ? हाँ खैर, मैं इस चीज को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। तुम लोगों को कुछ फील ही नहीं होता उनकी पोजीशन के बारे में, लेकिन वो मेरे सिजुन थे, मेरे सिजुन, और मैं ऑलरेडी उन्हें इतने सालों से नहीं देख पाया हूँ। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर गए, लेकिन आज वो मेरे साथ जिएंगे। मुझे नहीं पता, मैं उनके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी जो है सांसें तेज होने लगती है और वो कहता है तुम्हें लगता है मोवियो नीचे आएगा, मेरे आगे घुटने टेकेगा और मुझसे माफी मांगेगा? तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो दूसरा बंदा कहता है यंग मास्टर शू, शिजुन के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और है जिसके आप इतने क्लोज हों। वो अपने रोप के कॉर्नर पकड़ता है और ओल्ड मैंग जो है उस इंसान को पकड़ता है। शू मैंग एकदम से चिल्लाते हुए कहता है अगर आप नहीं जाना चाहते बचाने शिजुन को तो मैं अकेले चला जाऊंगा, और वो उन लोगों को पीछे छोड़ता हुआ माउंटेन की ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है वहाँ पर जोर जोर से ठंडी हवाएं चलने लग गई थी और लोगों पत्तों के चलना, फोग का, हर चीज़ का वहाँ उसे साउंड सुनाई दे रहा था, और किस तरह से ट्रीज और माउंटेन्स के बीच एक शोर की धारा सी चल रही थी। शुमेंग ट्रैवल करता है और अकेले ही वहाँ पर जाता है। वो उस मेजेस्टिक पैलेस में जाता है जहाँ मोरन था और पीसफुली कैंडल लाइट्स जल रहे थे। सडनली वो देखता है वहाँ पे 3 ग्रेव होती हैं। एक होती है स्काई रीचिंग टावर, और उसके क्लोज जाने पे वो इंस्पेक्ट करता है कि फर्स्ट ग्रेव जो थी ना वो ग्रास से ढकी हुई थी, और उसके जो स्टोन वहाँ पर गड़ा हुआ था उस कब्र पे, उस पे लिखा हुआ था 8 लार्ज वर्ड्स हैड बीन कवर्ड। वो ग्रेव जो थी वो कंसोर्ट चू की थी, जो कि स्टीम नोबल कंसोर्ट थी। स्टीम नोबल कंसोर्ट ये पढ़ते ही उसे अजीब सा लगता है। सेकंड ग्रेव नहीं थी, और जहाँ पर अभी अर्थ में अभी कुछ फिल नहीं किया गया था, और थर्ड जो थी वहाँ पे एक ग्रेव रखी गई थी जो कि थी ग्रेव ऑफ लेडी सॉन्ग, जो कि एक एम्प्रेस होती है। 10 साल बीत चुके थे। शू मैंग जो है उसे हंसी आ रही होती है जब वो ये सारी चीज़ें देखता है कि वो और मोरन जो थे एक ही मास्टर के अंडर थे। मोरन जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रैंकस्टर हुआ करता था। शू मैंग कभी भी उसे इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बहुत अम्यूज्ड हो जाता था उसके एंटीक्स देख के। और स्टीम नोबल कंसोर्ट ये नाम और स्टिर फ्राइड एम्प्रेस ये नाम बहुत ही अजीब से थे। और उसकी 2 वाइफ्स थी, जिसे एक को वांगबा और एक को क्रोक, एक को नोस्टिक कहते हैं। मतलब वो टाइम
जब उसने अपनी लाइफ जी, उसके लाइफ के वो बेहतरीन साल जब वो पीक पे था, शू मेंग तीसरी ग्रेव को देखता है जिस पर ग्रेव ओपन थी और अभी उसमें कुछ दफनाया नहीं गया था और उस पर लिखा हुआ था पियर ब्लॉसम वाइट, और वहाँ पर चिली ऑयल वॉन्टन के लिए रखे गए थे जो कि ठंडे हो चुके थे। स्पाइसी फूड था जो कि मोरन को पसंद था। तो शू मेंग समझता है, उसे घूर के देखता है और वो सोचता है कि मोवे की कोई इंटेंशन नहीं है रिटेलिएट करने की, यानी कि उसने खुद की ग्रेव खुद ही खुदवा ली, उसने अपने मरने का इंतजाम किया है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मोरन जिसने इतना टफ टाइम लोगों को दिया है वो इस तरह से गिव अप कर देगा अपनी लाइफ। डेफिनेटली कुछ तो है, उसकी आर्मी इतनी बड़ी इतनी स्ट्रांग, 10 साल से मोरन वहाँ खड़ा हुआ था उस इतनी बड़े पावरफुल जगह पर, और शू मेंग जैसे ही अपनी फिगर को टर्न करता है वो देखता है वहाँ पर रात हो गई थी। वो वूशान हॉल की तरफ जाने लगता है। वूशान हॉल में मोरन जो था उसकी आंखें बंद थी और उसका फेस जो था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धुएं में डाल दिया हो, बिल्कुल ऐसा जैसे वहाँ पर किसी की एशेस पड़ी हुई हो। शू मेंग जो है गेस करता है करेक्टली कि ये बंदा मरने वाला है, और वो जो ग्रेव बाहर उसने खुदवाई है ना वो खुद के लिए खुदवाई है। 2 घंटे पहले उसने अपने सारे सर्वेंट्स को हटा दिया, ट्रांसपोर्टेशन स्पेल लगा दी, और उसने कोई डेडली पॉइजन लिया है। कल्टीवेशन बेस उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये पॉइजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो उसकी बॉडी के अंदर एकदम से फैलने लगा है। ये आखिर क्या है, और वो हमेशा इतना डीपर और शार्पर कैसे था। तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है। मोरन अपना अभी भी सिर नहीं उठाता और कहता है, शू मेंग ये तुम हो ना, तुम यहाँ कैसे आए हो, क्या करने आए हो। तभी सोने की जो एक ब्रिक होती है वो हॉल में फ्लोर पर आके गिरती है। शू मेंग जो है वहाँ अकेला खड़ा हुआ था, उसकी पोनी टेल हवा में उड़ रही थी और उसका आर्मर जो था वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। वो अपने फॉर्मर डिसिपल से फिर से मिलता है, लेकिन मोरन के एक्सप्रेशन बहुत ही थे ही नहीं जैसे मान लो उसके चेहरे पे। उसके हाथ जो थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे ब्लू हो गए हों। वहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो एकदम डीमन जैसी लग रही थी। वहाँ पे 3 सिर थे, 6 आर्म्स थी। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हुआ करता था, लेकिन शू मेंग जो है वो जानता था कि उसने पॉइजन ले लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फीलिंग क्या है। वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था और वो सीधा पूछता है मुद्दे पे आकर, अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हुए कि शिजुन कहाँ है। तभी सामने से मोरन कहता है, क्या? शू मेंग कहता है, मैंने पूछा शिजुन कहाँ है, तुम्हारे, मेरे, हमारे शिजुन। मोरन कहता है, ओह। उसकी आंखें एकदम खुलने लगती हैं और वो शू मेंग को देखता है। वो कहता है, सोचता हूँ इस बारे में, सिंस जब हमने कुनलुंग ताक्षु पैलेस में फेयरवेल ली थी, तुम और शिजुन 2 साल से नहीं मिले हो, है ना? उससे पहले मोरन स्माइल करता है और कहता है, शू मेंग क्या तुम उन्हें मिस करते हो? वो कहता है, बकवास बंद करो और उन्हें मुझे रिटर्न कर दो। मोरन जो है उसकी तरफ शांति से देखता है जैसे, और उसके पेट में जोरदार दर्द होता है उस वजह से क्योंकि उसने पॉइजन लिया हुआ था। उसका मुंह जो है वो हंसने के लिए, जैसे वो उस आदमी पे बैठा हंसना चाहता हो। उसका विजन जो था वो काला होने वाला था। उसे ठीक से लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। तभी मोरन एकदम से बोलता है, तुम्हें वापस कर दूं? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? हाँ, तुम्हारा दिमाग छोटा हो गया है? क्यों मैं अलाउ करूँ शिजुन को जीने के लिए? हाँ, मैंने उन्हें डीप ग्रज में रखा तुम्हारे लिए। शू मेंग कहता है, तुम? उसका गुस्सा जैसे 7वें आसमान में था और वो कहता है, तुम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते, कभी भी नहीं। मोरन जोर से हंसता है और कहता है, क्या मैं नहीं रख सकता? तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? शू मेंग जोर से कहता है, लेकिन वो तुम्हारे शिजुन थे, तुम उन्हें ऐसे कैसे कर सकते हो? वो अपना सिर उठाता है और मोरन की तरफ देखता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा इतना हाई था। मोरन ऊंचे थ्रोन पे बैठा हुआ था। वहां पर फुक्शी जो हेवन में थी और जो जुरासिक था वो अंडरवर्ल्ड में था, और व्यू इस वक्त मॉर्टल रेल्म में था। शू मेंग को मोरन को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोरन जिसे अभी भी एम्परर, जो कि अभी भी एम्परर था ह्यूमन रेल्म का, शू मेंग की पूरी बॉडी थरथरा रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने वाले थे और वो कहता है, व्यू, क्या तुम सच में ह्यूमन हो? क्या तुम? वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? हाँ? मोरन उसकी तरफ देखता है। तभी शू मेंग कहता है, तुम्हें पता है ना
कि उन्होंने कैसे तुम्हें ट्रीट किया है। मोरन एकदम से स्माइल करता है और कहता है कि तुम मुझे याद दिलाने आए हो कि कितना वो मुझे मारते थे और मैं अपने वाउंड्स को कवर करता था। वो मुझे घंटों घुटनों पर बैठने के लिए कहते थे। जब भी मैं कोई गलती करता था वो सबके सामने मुझे घुटनों पर बैठने को कहते थे, और तुम मुझे यहाँ पर वो सारी चीज़ें याद दिलाने आए हो, और तुम चाहते हो तो मुझे ये सारी चीज़ें याद दिलाओगे जो कि एक अनरिलेटेड पर्सन से है। हाँ, और तुम मुझसे बचा लोगे। हाँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? शू मेंग का मुंह एकदम लटक जाता है। उसका दिल इतना दुख रहा था, लेकिन वो मोरन को कुछ नहीं कह पाता। वो ध्यान से सुनता है, ध्यान से सोचता है। तभी वो कहता है, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? पूरे दिन पूरे रात वो तुम्हारा इंतजार करते थे जब तक सुबह ना हो जाए। वो तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करते थे। उसके गले में ये चीज़ें रुक जाती हैं और एक जैसे मान लो वो रोने ही वाला था। वो कहता है, उनका इतना बैड टेम्पर नहीं था। उनके वर्ड तुम्हें हार्श लगते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें हमेशा से अच्छे से बिहेव किया और उनके दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। शू मेंग जो है वो सिर उठाता है और वो अपने आंसुओं को अभी भी अपने आंखों में रोके हुए था। उसका गला एकदम से बोलते बोलते चुप हो गया था और तभी एक सॉफ्ट साइन आता है मोरन के मुंह से, हाँ बट शू मेंग, तुम जानते हो क्या, एक बार कोई इंसान मर जाए तो उस पर्सन को हम हमेशा प्यार करते हैं, और उन्होंने मुझसे वो पर्सन छीना। वो तभी उसके दिल में और उसके पेट में इतनी ज़ोर से दर्द होता है उस पॉइजन की वजह से, और वो कहता है, ऑल्दो वो हमारे मास्टर थे और हम डिसिपल थे। उनकी कॉप्स जो है वो रेड लोटस पवेलियन में है, जो कि साउदर्न पीक की तरफ है। वो रेड लोटस फ्लावर में अभी भी सो रहे हैं। तुम्हें उनकी जो बॉडी है वो अभी भी प्रिजर्व्ड है, जैसे वो सो रहे हों। मोरन ये बोलता है और अपने अपीयरेंस को काम करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी बॉडी पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा था, उसके सामने एक चंदन की टेबल थी। उसकी मुट्ठी भी इस वक्त पीली पड़ने लगी थी। वो कहता है, उसके कॉर्प्स अभी भी बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बचा के रखा हुआ था। लेकिन अगर तुम उन्हें मिस करते हो तो तुम्हें एक भी अपनी सांस मिस नहीं करनी चाहिए। जाओ उन्हें, और जब तक मैं नहीं मरता तुम उन्हें शायद देख पाओ। ये सुनते ही मोरन ने थोड़ा सा खांसता है, और वह जैसे ही अपना मुंह खोलता है उसके लिप्स, उसके टीथ खूनी हो चुके थे, और वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है, जाओ जाओ देख लो उन्हें। अगर तुम वहाँ लेट पहुँचे तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मेरी तरह ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही मैं मर जाऊँगा वो जो है वो डस्ट में बदल जाएंगे। ये सुनते ही कितना पेन है उसके दिल में, दिमाग में। शू मेंग जो है वो रोता है, और उसे पता था कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी है। वो जैसे भी करके उस पानी के वहाँ से होता हुआ भागता हुआ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में, उसके मुंह में खून भर रहा हो। मोरन जो है अपनी स्लीव्स को ज़ोर से पकड़ता है। वो अपनी आंखें खोलता है। शू मेंग जो है वो तभी के तभी वहाँ से भाग जाता है, और उसके चिंगोंग के लोग भी वहाँ पर भाग जाते हैं। वो साउदर्न पीक पे जाता है। वो अपने आप को, मोरन जो है वो खड़ा होने की कोशिश करता है हिलते हुए। वो अपनी जो है फिंगर्स जो कि खून से भर गई थी, वो ट्रांसपोर्ट करता है खुद को उस एरिया में, स्काई रीचिंग टावर्स की तरफ। ये उसकी लाइफ का सबसे आखिरी पल था। वो धीरे से अपने कॉफिन में जाकर लेट जाता है, और वो फ्लावर्स की तरफ देखता है, और वहाँ पर देखता है कि वो जगह कितनी ज़्यादा बिना आवाज़ के है। वो जैसे भी उस कॉफिन को ड्रिफ्ट करता है, और उसके चीक्स बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं। तभी के तभी वो एक्सपीरियंस काउंटलेस थिंग का था, और वो एक इलेजिटिमेट सन था जिसका कोई फादर नहीं था, लेकिन वो फिर भी इस पूरे वर्ल्ड का एम्परर था। वो बहुत ही ज़्यादा इविल था, लेकिन उसके हाथ ना जाने कितनों के खून से रंगे हुए थे। वो लव करता था, वो हेट करता था, उसके डिज़ायर थे, वो डिटेस्टेड था। लेकिन अब कुछ नहीं बचा, और एट द एंड उसने कुछ नहीं लिखा अपने ही हेडस्टोन पे, और सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई थी, शेमलेसली एम्परर ऑफ एजेस, स्टिर फ्राइड स्टीम्ड, इस तरह की बातें जो कि बकवास थी। कुछ घंटे बीत जाते हैं और क्राउड वहाँ पर जुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो शायद मर चुका था। सारी चीज़ें वहाँ पर खाली वूशान हॉल में इंतज़ार कर रही थी, और वहाँ पर लाइव डेथ की एक पीक होती है। शू मेंग जो कि अपनी जो शिजुन होती है उनकी बोन, जो कि अब धुएं में बदल चुकी थी, उसके पास खड़ा होता है रेड लोटस पवेलियन में, और बहुत रोता है कि उसका शरीर नम होने लगता है। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और ये हमारे नॉवल का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ गाइस। आई होप आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और रन वन जितने भी फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।